हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और जिन बच्चों ने भी इसे पहली बार ज्वाइन किया है, कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है? कॉर्पोरेट न्यूज़ है आपकी नॉलेज अपडेशन की एक सीरीज, जहां पर हम पूरे हफ्ते की या फिर कुछ दिनों की, पिछले कुछ दिनों की कॉर्पोरेट अपडेट्स या फिर कॉर्पोरेट न्यूज़ जो है उन पे चर्चा करते हैं, और आपके जो भी थ्योरेटिकल ज्ञान आपने लिया है उन सबको आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ कर देखते हैं कि हाँ जी, कैसे कैसे प्रैक्टिकली ये सब अप्लाई हो रहा है। तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास बायजूस भी हैं, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास सेबी भी हैं, और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज का मुद्दा एक और इंटरेस्टिंग भी है। वो क्या? आज हम क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली बजट आया है। बजट में रियल एस्टेट में खासकर इंडेक्सेशन से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब कई चैनल्स अगर आप देखें, सीएनबीसी वगैरह, तो वो कह रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है रियल एस्टेट पर। तो अब आपको इंडस्ट्री का ज्ञान भी होना चाहिए कि इंडस्ट्री, पार्टिकुलर इंडस्ट्री का बजट में पार्टिकुलर इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसी मामले को कंसीडर करते हुए आज हम अपने साथ एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको अपडेट करेंगे कि ये जो बजट आया है उसका इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और गोइंग फॉरवर्ड वैसे भी इंडस्ट्री पे क्या उस इंडस्ट्री के क्या हालात रहने वाले हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के। ठीक है, तो जिस प्रकार आज हम रियल एस्टेट की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही अगले हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे येस बैंक के जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उनके प्रेसिडेंट मिस्टर हरप्रीत सिंह जी, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, जो नेक्स्ट वीक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चले जी, तो आज हम शुरू करते हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज़। अगेन, कॉर्पोरेट न्यूज़ शुरू करने से पहले सीए फाइनल के सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। सेल्फ पेस्ड एग्जाम्स को लेकर 3 तरीके के बैच आपके पास अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनली, अगर आप लाइकिंग पूछे तो मेरा पर्सनली लाइकिंग है 70 आवर्स का बैच। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बैच है, और इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। मतलब इसके बाद मैं कह सकता हूँ आईबीएस भी क्लियर है एक तरीके से आपका बैठे बैठाए। आईबीएस में केवल केस स्टडीज करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। बट फिलहाल जिनके पास 70 घंटे का समय अब ना हो, भाई अगर आपका मई 25 में अटेम्प्ट है तो यही बैच लेना, इसके अलावा कुछ मत लेना। उसके अलावा अगर आपका अभी आपके पास वक्त ना हो, अगर आपको अभी अटेम्प्ट देना है और लॉ में आप फील करते हैं कि आपने कभी लॉ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप ये वाला बैच 25 घंटे वाला लेकर आप इस लायक जरूर बन जाएंगे कि आराम से आप अटेम्प्ट दे सकें, आराम से अटेम्प्ट दे सकें, आराम से आप पास भी कर जाएंगे ये 25 घंटे वाला बैच लेकर भी। फिर आता है कि 900 रुपए वाला बैच, जैसे लक्ष्य बैच कहते हैं। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कि एसपीओएम का एग्जाम दे रहे हैं परंतु उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो ये उनको फाइनल टच देने के लिए है। ये 900 रुपए वाला बैच जो है, इसमें यही 25 घंटे वाला सिलेबस जो है ये मगर इनके लिए रखा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, बट अगेन मेरी पर्सनल लाइकिंग, मेरी पर्सनल चॉइस अगर पूछोगे तो गो फॉर कॉन्सेप्चुअल बैच ओनली। चलिए, तो चलिए जी, आज की हम पहली कॉर्पोरेट न्यूज पर आते हैं। पहली कॉर्पोरेट न्यूज आज हमारे पास है, सेबी ने एक डेटा रिलीज किया है जो कहता है कि भाई ब्लीडिंग रेट, मतलब 71% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, दे आर मेकिंग लॉसेस इन द इंट्राडे सेगमेंट। आई एम डैम श्योर कि 71% इफ आर मेकिंग लॉसेस, तो बाकी के भी वो जो 28% रहे होंगे ना, कम से कम दे आर एट ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ट्रेडिंग, कहना ये चाहता हूं, सभी ये भी कहना चाह रहा है आपको, आप इशारा समझो। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो भाई साहब कसम खा लो कि ना फ्यूचर ऑप्शन में डील करना है, ना अपने ट्रेडिंग करनी है शेयर्स के अंदर। यहां पर आप चलते नहीं हो, आपको चलाया जाता है। और चलाते कौन है? बड़े बड़े जो ब्रोकर्स बैठे हैं ना, वो चलाते हैं। ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं वो चलाते हैं। जिस वजह से डेटा भी बता रहा है 71%। भाई साहब, अगर आपका 2, 4, 5, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, जो कि नॉर्मली होता है सबका, तो 2, 5, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, मतलब नॉर्मल इंसान का यहीं तक ही होता है, उससे ऊपर तो फिर बड़ी बड़ी मछलियां आती है ना। तो इतने पोर्टफोलियो को लेकर ट्रेडिंग करना आफत मोल लेना है, तो कभी ट्रेडिंग मत करना, ऑलवेज बी अ इन्वेस्टर। अरे यार, आपको अल्टीमेटली रिटर्न से मतलब है।
अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर करंट मार्केट आपको 20 से 25 या 30% तक की भी रिटर्न दे देती है अच्छे अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप, तो क्या दिक्कत है? तो क्यों ट्रेडिंग में पैसा गंवाना अपना? तो इसलिए डोंट गो फॉर ट्रेडिंग एट ऑल, डोंट गो फॉर डेरिवेटिव्स एट ऑल। ये भी सेबी भी यही कहना चाह रहा है, ठीक है। ऑलवेज बी अ इन्वेस्टर इन दिस मार्केट, नेवर बी अ ट्रेडर और ये डेरिवेटिव वाले या फ्यूचर एंड ऑपरेशन वाले, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगली न्यूज है बायजूस को लेकर। भाई साहब वैसे एक मजाक में बात कहना चाहूंगा, आजकल तो कोर्ट में ना दो ही मामले चल रहे हैं, एक केजरीवाल जी की बेल का और एक बायजूस वालों का। बस दो ही मामले सुबह से शाम तक मुझे किसी ना किसी कोर्ट में नजर आते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा मामला ही नजर नहीं आता मुझे, तो कि हर कोर्ट में कहीं ना कहीं मामला ही चल रहा होता है। फिलहाल अब हुआ क्या है बायजूस को लेकर अपडेट मैं बता देता हूं। बीसीसीआई आपने देखा होगा कि बायजूस ने वो जो आईपीएल वगैरह हुआ था तो बायजूस की टी शर्ट्स वगैरह पहनी थी, तो बायजूस को बीसीसीआई को उसकी पेमेंट करनी थी। अब टी शर्ट वगैरह तो घर वाली बायजूस की पेमेंट वगैरह इन्होंने की नहीं, तो बीसीसीआई ने इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन शुरू कर दी। अब इंसॉल्वेंसी की पिटीशन शुरू होते ही स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जो भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और कंपनी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर अपॉइंट कर दी जाती है, जहां पर सारा कंपनी का मैनेजमेंट क्रेडिटर्स के हाथों में आ जाता है, जो कि अपने एक ऑफिसर जिसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं उसके थ्रू पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो अब यही हुआ, एनसीएलटी ने इस पिटीशन को एडमिट किया और बायजूस को हटा दिया गया, रविंद्रन बायजूस को हटा दिया गया। अब रविंद्रन बायजूस ने इस जो एनसीएलटी का डिसीजन था, इस एनसीएलटी के डिसीजन के खिलाफ ये चले गए जी कर्नाटका हाईकोर्ट में और कहा कि भैया रिट पिटीशन कर्नाटका हाईकोर्ट में फाइल की और कहा कि इस पिटीशन इस एप्लीकेशन के ऊपर रोक लगवाओ, एनसीएलटी के इस डिसीजन के ऊपर रोक लगवाओ। एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल होती है एनसीएलटी के पास, बट आपके पास डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट के पास जाने का मौका हमेशा रहता है और एसएलपी फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मौका हमेशा रहता है। तो इन्होंने भारत में संविधान के अंदर दिए हुए उसी रिट पिटीशन के जो ऑप्शन था उसको अपनाया और सीधा हाईकोर्ट पहुंच के कर्नाटका हाईकोर्ट और कहा कि भैया ये रोको, ये जो इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर है ये रोको। कर्नाटका हाईकोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल की। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने दूसरी पार्टी बीसीसीआई को मौका दिया कि भाई आप भी बोलो। तो इस मामले में बीसीसीआई ने भी अपना पक्ष रखा है और बीसीसीआई का पक्ष क्या है, उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये केवल और केवल टाइम पास कर रहे हैं, ये केवल बीसीसीआई एक्यूजेस बायजूस सीईओ ऑफ द मिसलीडिंग कर्नाटका हाई कोर्ट इन द इंसॉल्वेंसी हियरिंग। वो कह रहे हैं सर ये केवल टाइम पास कर रहे हैं, इनको पोस्ट से हटाया है, ये सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका सारा बायजूस का कंट्रोल अब किसके हाथों में आने वाला है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के हाथों में आने वाला है, ये सहन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बीसीसीआई और बायजूस के बीच में जो टसल है वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी। इस हफ्ते भी डिफरेंट कोर्ट्स में इनके कई केसेस चल रहे हैं, जो आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या क्या होता है। बट फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट का भी डिसीजन आना पेंडिंग है, देखते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है आगे चलकर। फिलहाल अगली हमारे पास न्यूज है सेबी को लेकर, एनएससी को लेकर। एनएससी इंपोजेस 90% प्राइस कंट्रोल कैप ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द एसएमई आईपीओस। अब भाई साहब ये क्या है 90% कैप लगा देना? 90% कैप का मतलब है कि आपने रिसेंटली देखा होगा एसएमई के कुछ आईपीओस आए जो लिस्टिंग डे पर जिनकी रिटर्न थी 250%, इनफैक्ट कुछ एक की रिटर्न 400% भी थी। अब इतनी भयंकर रिटर्न, ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, ये सेबी ने फील किया। इसलिए सेबी ने कहा कि मैक्सिमम प्रीमियम पे कैप लगा दिया 90% का, कि जो भी एसएमई के आईपीओ लिस्ट होंगे वो 90% से ऊपर के प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होंगे। 90% का मैक्सिमम कैप लिस्टिंग वाले दिन पर लगा दिया गया है सेबी के द्वारा। बट ये केवल एसएमई के आईपीओ के लिए है। ये जो मेन आपका बोर्ड होता है, मेन बोर्ड का मतलब जो आपका बीएसई और एनएसई है, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शन सेबी के द्वारा लगाई गई एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारी आज की न्यूज और ऐसे ही अगली न्यूज के साथ हम आगे मिलेंगे। आज हम जियोपॉलिटिकल न्यूज नहीं कवर कर रहे हैं, बल्कि आज हम कवर करने जा रहे हैं रियल एस्टेट पे डिस्कशन की, बजट की क्या डिस्कशन है। तो अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं गौरव कपूर जी के साथ, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, तो चलिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं गौरव कपूर जी, जो कि गोल्डन ब्रिक्स के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। गुड़गांव की काफी नामी गिरामी कंपनीज में से इनकी कंपनी मानी जाती है।
तो हमारे साथ गौरव कपूर जी हैं। गौरव कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स अमित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गौरव जी, आप इस टाइम सभी सीए के बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, ये सभी सीए के बच्चे आपको देख पा रहे हैं। और गौरव जी, मैं इनकी तरफ से, क्योंकि हम लोगों की फाइनेंस फील्ड ही होती है, तो हम लोग इनकी तरफ से क्यूरियोसिटी है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर इस बार बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसी में से हम आज रियल एस्टेट की चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमारे साथ ज्वाइन किया। गौरव जी, सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार के जो बजट है उसमें रियल एस्टेट पे जो चर्चा की गई है, एक्चुअल में वो है क्या? वो चर्चा क्या है? रियल एस्टेट पे जो इंडेक्सेशन हटा दिया गया है प्रॉपर्टी से, उसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? आप सर, अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बजट के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। हर बारी रियल एस्टेट को हमेशा इग्नोर किया जाता था। अब कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें बुरी हुई हैं, वो तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा जब उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। बट जो इंडेक्सेशन उन्होंने हटाया है, इंडेक्सेशन हटाने का मकसद ये था क्योंकि उसमें ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। बिलीव मी, बड़े बड़े सीए भी कैलकुलेट करने में बड़ा मुश्किल होता था इंडेक्सेशन, क्योंकि हर साल का अलग होता था, स्लैब्स उसके अलग अलग होते थे। तो गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन को हटाया है, उससे काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म जिन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी वो थोड़ा सा परेशान है। उनको लग रहा है कि अब उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट ने उनका भी ध्यान रखते हुए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 20% टू 12.5%। सो एक तरफ से उनको फायदा मिल रहा है, एक तरफ से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मेरे को लगता है कि इससे बहुत सारी कंफ्यूजन मार्केट की क्लियर हो जाएगी। ओके। एंड गौरव जी, मैं आपसे एक बच्चों की तरफ से एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि 2017-18 से शायद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगातार तेजी चल रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तेजी मेंटेन रहेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, या फिर गोइंग फॉरवर्ड अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है, या फिर ये जो नया रूल इंडेक्सेशन का आया इसके कारण कहीं ना कहीं रिसेशन आने की संभावना है रियल एस्टेट में? सर, इसको मैं दो पार्ट्स में आंसर करना चाहूंगा। एक है बिल्कुल। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और एक है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है, कि 2018 से तेजी चल रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजर सिटीज में, बल्कि पैन इंडिया लेवल पे ही प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर तो प्राइसेस कहीं जगह पे 2 गुना, कहीं जगह 3 गुना भी हो गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी सी अभी रुकेगी। उसके कारण बहुत सारे हैं इस टाइम। यूएस में भी इलेक्शन आने वाले हैं, एंड यूरोप में भी रिसेशन चल रहा है, कहीं वॉर्स चल रही हैं, कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस इकट्ठे हो रहे हैं इस टाइम, जिसमें मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर शायद मार्केट थोड़ी सी रुके और करेक्शन आए। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, और मेरा ये मानना है कि अगले 10 से 15 साल सिर्फ इंडिया के लिए हैं। इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें रियल एस्टेट में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट के भी अगर आप प्लान्स देखो तो बाय 2030 दे आर प्लानिंग दैट रियल एस्टेट इंडस्ट्री विल टच $1 ट्रिलियन। सो ग्रेट। बहुत ज्यादा अभी स्कोप है। और इस बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करें। तो उसी को देखते हुए मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आज कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो फायदे में ही रहेगा। और वैसे भी रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी उसको नहीं लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल गौरव जी, और बच्चों की तरफ से, कि अगर मान लीजिए इनके परिवार में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप सलाह क्या देंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? सर, आज की मार्केट को देखते हुए मैं सलाह दूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट करनी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर खुद के रहने के लिए लेना है तो रेजिडेंशियल बेटर रहता है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल हमेशा बेटर रेंटल्स देता है, हमेशा बेटर एप्रिसिएशन देता है, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो और हुआ क्या ना, पिछले 3 4 साल में आफ्टर कोविड रेजिडेंशियल ही ज्यादा बढ़ा है। आप किसी भी सिटी का देखो,
अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, विलास में सेल ज्यादा हुई है और प्राइसेस जो बढ़े हैं वो रेजिडेंशियल में बढ़े हैं, जबकि कमर्शियल पिछले 3-4 साल से बिल्कुल स्टैग्नेंट था पोस्ट कोविड। अब क्या है, ऑफिसेज दोबारा खुल गए हैं, मॉल्स वगैरह सब दोबारा खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्स में रश वापस आ गया है और पहले से भी ज्यादा हो गया है। गुड़गांव जैसी सिटी में बिलीव मी, जितना प्री कोविड था उससे भी ज्यादा रश है अब मॉलों के अंदर। हम्म, मुझे लगता है कि अब कमर्शियल बढ़ेगा और रेजिडेंशियल अब शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्रीदर लेगा। ओके गौरव जी, पहले तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबके साथ ज्वाइन करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। और बच्चों, मैं गौरव जी का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूं, इनकी कंपनी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। एंड आप सभी बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, गौरव जी की कंपनी की डिटेल, गौरव जी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं, इनके यूट्यूब की भी डिटेल, इनका यूट्यूब के चैनल की डिटेल भी सब डिस्क्रिप्शन लिंक में आ रही है। आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड कभी भी कोई भी कंसर्न हो तो आप गौरव जी की प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी है जहां पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खासकर अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर के एरिया में रहते हैं, इनफैक्ट अगर आप दुबई में भी अगर रियल एस्टेट के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप गौरव जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं राइट गौरव जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, धन्यवाद, थैंक बहुत यू बहुत फॉर धन्यवाद इनवाइटिंग गौरव मी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, थैंक हम यू सर, अब थैंक यू। मिलेंगे अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले मंगलवार तक, मिलते हैं हम, ट्यूसडे को पक्का मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।